नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम प्रसाद शर्मा है। मैं वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव तुलसीपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं अब 78 साल का हो चुका हूं और जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी वह रात मुझे आज भी कंपका देती है। हमारे गांव के पास एक पुराना तालाब है जिसे सब लोग कमला तालाब के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस तालाब में कोई अशुभ शक्ति वास करती है। मैं आपको आज उसी तालाब से जुड़ी अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तुलसीपुर वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गंगा नदी के किनारे बसा हमारा यह छोटा सा गांव बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ के लोग सीधे सादे हैं और अधिकतर खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं अपने जीवन के अधिकांश वर्षों तक स्थानीय पाठशाला में शिक्षक रहा था और अब सेवानिवृत्त होकर अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताता हूं। हमारे गांव में एक पुरानी मान्यता है कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित कमला तालाब अशुभ है। यह तालाब लगभग 200 साल पुराना है और इसके बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि यह तालाब अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर द्वारा अपनी प्रेमिका कमला की याद में बनवाया गया था, जिसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ कहते हैं कि कमला नाम की एक स्त्री ने अपने प्रेमी के धोखा देने पर इसी तालाब में आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा इस तालाब में भटकती है। जो भी हो, गांव के लोग सूर्यास्त के बाद इस तालाब के पास जाने से बचते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया गया था कि रात के समय कमला तालाब के पास जाना अशुभ है, लेकिन मैं, जो हमेशा से विज्ञान में विश्वास करता था, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह अविश्वास मुझे किस परिस्थिति में ले जाएगा। मैं अपनी पत्नी सरिता के साथ गांव के बीचों बीच स्थित पुश्तैनी मकान में रहता था। हमारे 2 बेटे हैं, बड़ा विनोद और छोटा सुनील। दोनों ही शहर में नौकरी करते हैं और अपने अपने परिवारों के साथ वहीं रहते हैं। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में वे अपने बच्चों के साथ गांव आते हैं और घर खुशियों से भर जाता है। मेरे पिताजी श्री हरि प्रसाद शर्मा गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे पंचायत के सदस्य थे और उनका सम्मान पूरे इलाके में था। उन्होंने ही मुझे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया था। मेरे पिता हमेशा कहते थे, राम प्रसाद, जीवन में कभी भी अंधविश्वास में मत पड़ना, लेकिन प्राचीन मान्यताओं का सम्मान जरूर करना। उनकी यह सीख मैं कभी नहीं भूला, लेकिन शायद मुझे उनकी दूसरी सीख पर भी ध्यान देना चाहिए था। मेरे दादाजी भी गांव के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। लोग दूर दूर से उनके पास परामर्श लेने आते थे। वे कमला तालाब के बारे में बहुत कुछ जानते थे और हमेशा हमें चेतावनी देते थे कि वहां कभी न जाएं, खासकर अमावस्या की रात को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। ये बात लगभग 20 साल पहले की है। मैं तब 78 वर्ष का था और स्कूल से सेवानिवृत्त होने वाला था। उस समय मेरी पत्नी सरिता अपने भाई के घर गई थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। मैं घर पर अकेला था। उस दिन 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस। स्कूल में कार्यक्रम था और मुझे वहां भाषण देना था। शाम को जब मैं घर लौटा तो थका हुआ था। खाना खाकर मैंने जल्दी ही सोने का निर्णय लिया। रात के लगभग 11 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे बहुत प्यास लगी थी और मैंने देखा कि घर में पानी खत्म हो गया था। हमारे घर के पास एक हैंडपंप था जहां से हम पानी लाते थे। मैं उठा और पानी लेने के लिए बाहर गया। रात अंधेरी थी और पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। मैंने अपना लालटेन जलाया और हैंडपंप की ओर चल दिया। जब मैं पानी भर रहा था तब मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये किसी महिला के रोने की आवाज थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन जब आवाज फिर आई तो मैं चौंक गया। आवाज कमला तालाब की दिशा से आ रही थी। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है। मैंने अपने पिता के वचनों को याद किया, बेटा,
किसी की मदद करने से कभी मत हिचकिचाना। मैंने अपना लालटेन उठाया और आवाज की दिशा में बढ़ चला। जैसे जैसे मैं तालाब की ओर बढ़ता गया, रोने की आवाज और स्पष्ट होती गई। यह निश्चित रूप से एक महिला की आवाज थी। आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रास्ता अंधेरा और सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर से आने वाली रोने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कमला तालाब गांव से थोड़ा दूर था और उस तक पहुंचने के लिए एक छोटे से जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे जैसे मैं जंगल में प्रवेश करता गया, मुझे अंधेरा और गहरा लगने लगा। लालटेन की रोशनी भी पर्याप्त नहीं लग रही थी। अचानक मुझे अपने पीछे पांव की आहट सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शायद कोई जानवर होगा, मैंने अपने आप से कहा और आगे बढ़ता रहा। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक हंसने की आवाज थी, एक अजीब भयावह हंसी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। आवाज मेरे चारों ओर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द घूम रहा हो। मैंने अपना लालटेन ऊपर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। तभी मैंने महसूस किया कि रोने की आवाज अब बंद हो गई है। अब सिर्फ वह भयावह हंसी ही सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, क्या मैं वापस घर लौट सकता था? लेकिन मुझे जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि मैं रास्ता भटक चुका हूं। जब मैं तालाब के करीब पहुंचा, तो पूर्णिमा का चांद पानी पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। तालाब का पानी शांत था, जैसे किसी दर्पण की तरह। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया जो रो रहा हो या हंस रहा हो। अचानक तालाब के बीचों बीच से एक हलचल हुई और पानी की लहरें उठने लगी। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। तालाब के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, एक महिला की आकृति। वह आकृति पानी के ऊपर तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, मैंने देखा कि वह एक युवा स्त्री थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे पत्थर हो गए थे। वह आकृति तालाब के किनारे तक आई और रुक गई। फिर वह धीरे से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगी। उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा था और उसकी उंगलियां नुकीली थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से हे भगवान चिल्लाया। जब मैंने आंखें खोलीं, तो वह आकृति गायब थी। तालाब फिर से शांत था और चांदनी उस पर अपना जादू बिखेर रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सपना देखा हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। रात भर मैं सो नहीं सका। सुबह होते ही मैं गांव के सरपंच रामनाथ चौधरी के पास गया। वे गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। रामनाथ काका, मैंने कहा, मुझे कमला तालाब के बारे में कुछ बताना है। रामनाथ काका ने मुझे गंभीरता से देखा। क्या देखा तुमने वहां? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें रात की पूरी घटना बताई। जब मैं बता रहा था, तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। राम प्रसाद, वे बोले, तुमने जिस आकृति को देखा है, वह कमला की आत्मा है। वह इस तालाब की रखवाली करती है। उन्होंने मुझे बताया कि कमला एक युवा विधवा थी, जो लगभग 100 साल पहले इस गांव में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के एक धनी जमींदार ने उस पर बुरी नजर डाली। एक रात जब कमला अकेली तालाब पर पानी भरने गई, तो जमींदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे तालाब में डुबो दिया। उस दिन से कमला की आत्मा इस तालाब में भटकती है
और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। कहते हैं कि वह अकेले पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें तालाब में खींच लेती है, लेकिन तुम बच गए। रामनाथ काका ने कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि अब वह तुम्हें जान गई है और वह फिर आएगी। मैंने उनकी बात पर हंसने की कोशिश की। काका, आप भी इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं? मैंने कल रात जो कुछ देखा वह मेरा भ्रम होगा या शायद थकान के कारण ऐसा लगा हो। रामनाथ काका ने गंभीरता से सिर हिलाया। रामप्रसाद, मैं जानता हूं कि तुम शिक्षित हो और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। तुमने जो देखा वह सच है और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। रामनाथ काका की बातों को मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और कमला तालाब की घटना को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। मैं रात में अक्सर उस महिला की रोने की आवाज सुनने लगा जो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से आती थी। जब मैं खिड़की से बाहर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। मैं अक्सर सपने में उस बिना चेहरे वाली महिला को देखने लगा जो मुझे अपने साथ तालाब में खींचने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे मैं चिड़चिड़ा और चिंताग्रस्त होने लगा। मेरी नींद उड़ गई और मैं दिन में भी थका थका महसूस करने लगा। स्कूल में मेरा ध्यान नहीं लगता था और मेरे सहकर्मी मेरी हालत देखकर चिंतित होने लगे। एक दिन स्कूल से लौटते समय मैंने रास्ते में एक स्त्री को देखा जो सफेद साड़ी पहने थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वह मुझे देख रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। मैं घबरा गया और दौड़कर घर पहुंचा। जब मेरी पत्नी सरिता घर लौटी तो उसने मेरी हालत देखी और चिंतित हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसने पूछा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने उसे कमला तालाब की घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि अब मुझे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। सरिता ने मेरी बात सुनी और फिर गंभीरता से बोली, हमें पंडित जगन्नाथ से मिलना चाहिए। वे इस तरह के मामलों में विशेषज्ञ हैं। मैं नहीं चाहता था कि गांव में यह बात फैले कि मैं भूत प्रेतों से परेशान हूं, लेकिन सरिता ने जोर दिया और अंत में मैं मान गया। अगले दिन हम पंडित जगन्नाथ के पास गए। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। पंडित जी ने हमारी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझे गौर से देखा। रामप्रसाद जी, उन्होंने कहा, आपके ऊपर एक आत्मा का साया है। आपने कमला तालाब की अवहेलना की है और अब कमला की आत्मा आपको अपने साथ ले जाना चाहती है। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। पंडित जी की बातें मुझे डरा रही थीं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। पंडित जी ने आगे कहा, आपको कुछ विशेष पूजा करनी होगी और कमला तालाब पर जाकर क्षमा मांगनी होगी। केवल तभी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। उन्होंने हमें कुछ सामग्री लाने के लिए कहा और अगले दिन अमावस्या की रात को पूजा करने का समय निर्धारित किया। सरिता पूरी तरह से पंडित जी की बातों पर विश्वास कर रही थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी संदेह था। क्या यह सब सच है? मैंने अपने आप से सोचा, क्या वाकई कमला की आत्मा मुझे परेशान कर रही है? लेकिन जो परेशानियां मुझे हो रही थीं वे वास्तविक थीं। मैं रात को सो नहीं पाता था और दिन में भी मुझे वह स्त्री दिखाई देती थी। मैं जानता था कि मुझे कुछ तो करना होगा, भले ही वह अंधविश्वास ही क्यों न हो। अमावस्या की रात आ गई। हमने पंडित जी के निर्देशानुसार सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। लाल कपड़ा, सिंदूर, हल्दी, चावल, घी, फूल और अन्य पूजा की सामग्री। पंडित जी ने कहा था कि हमें आधी रात को कमला तालाब पर जाना होगा और वहां पूजा करनी होगी। सरिता परेशान थी। उसने मुझसे कहा, क्या यह खतरनाक नहीं होगा आधी रात को कमला तालाब पर जाना? मैंने उसे समझाया, पंडित जी भी हमारे साथ होंगे। वे इस तरह के मामलों में अनुभवी हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए।
लेकिन सच कहूं तो मैं भी डरा हुआ था। पिछली बार जब मैं कमला तालाब गया था, तब मैंने जो कुछ देखा था वह मुझे आज भी परेशान करता था। और अब हम जानबूझकर आधी रात को वहां जा रहे थे, वह भी अमावस्या की रात को। रात के 11 बजे पंडित जी हमारे घर आए। उन्होंने अपने साथ कुछ और पूजा की सामग्री और कुछ तांत्रिक यंत्र लाए थे। उन्होंने हमें बताया कि हमें तालाब पर पूजा करनी होगी और फिर कमला की आत्मा को शांति देनी होगी। याद रखना, पंडित जी ने कहा, जो कुछ भी आप देखें या सुने, आपको डरना नहीं है। कमला की आत्मा आपको डराने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको दृढ़ रहना है। हमने सारी सामग्री एक टोकरी में रखी और कमला तालाब की ओर चल दिए। रास्ता अंधेरा और सुनसान था। केवल पंडित जी के हाथ में जल रहे मशाल की रोशनी ही हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। जब हम कमला तालाब पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था और अमावस्या की रात होने के कारण चांद भी नहीं था। तालाब का पानी काला और शांत था, जैसे वह हमारा इंतजार कर रहा हो। पंडित जी ने तालाब के किनारे एक स्थान चुना और वहां पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने मिट्टी से एक छोटी सी वेदी बनाई और उस पर हल्दी से यंत्र बनाए। फिर उन्होंने घी का दीपक जलाया और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। मैं और सरिता पंडित जी के पीछे बैठे थे और उनके निर्देशानुसार पूजा सामग्री दे रहे थे। पूजा शुरू होते ही हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक तालाब का पानी हिलने लगा, जैसे कोई उसमें हलचल कर रहा हो। पंडित जी के मंत्रोच्चारण तेज हुए और उन्होंने मुझे तालाब की ओर देखने का इशारा किया। जैसे पिछली बार, वैसे ही इस बार भी तालाब के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वही सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बिखरे बालों वाली महिला, लेकिन इस बार वह और भी भयावह लग रही थी। उसके चेहरे पर अब भी अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। वह आकृति तालाब के पानी पर चलते हुए हमारी ओर बढ़ने लगी। सरिता ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं भी कांप रहा था। डरो मत, पंडित जी ने कहा, यही वह क्षण है जब हमें दृढ़ रहना है। जैसे ही वह आकृति हमारे पास पहुंची, पंडित जी ने एक मंत्र का उच्चारण किया और लाल सिंदूर हवा में उछाला। सिंदूर आकृति पर गिरा और वह एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। राम प्रसाद, पंडित जी ने कहा, अब समय आ गया है। तुम्हें कमला से माफी मांगनी होगी और उसे शांति देने का वादा करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कमला देवी, मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में आपका अपमान किया है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आकृति ने मुझे देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा को पढ़ रही हो। फिर वह धीरे से मुस्कुराई, एक भयावह मुस्कान जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। तुम वादा करते हो? एक भयावह आवाज आई जो मेरे अंदर तक गूंज गई। तो फिर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है, वह भयावह आवाज बोली, तुम्हें मेरी कहानी दुनिया को बतानी होगी। मेरे साथ हुए अन्याय की कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए और उस जमींदार के वंशज से मुझे न्याय दिलाना होगा। मैंने हैरानी से पंडित जी की ओर देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे मुझे हां कहने का इशारा कर रहे हों। मैं वादा करता हूं, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा और आपको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। कमला की आकृति एक पल के लिए स्थिर हो गई, फिर धीरे धीरे पानी में वापस डूबने लगी। जाते जाते उसने कहा, 3 दिन, तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय है। और फिर वह गायब हो गई। तालाब का पानी फिर से शांत हो गया। हवा भी थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने पूजा समाप्त की और हमें घर लौटने का इशारा किया। रास्ते
में उन्होंने मुझसे कहा, राम प्रसाद, अब तुम्हें कमला की शर्त पूरी करनी होगी। उस जमींदार के वंशज से कमला को न्याय दिलाना होगा और उसकी कहानी सबको बतानी होगी। लेकिन पंडित जी, मैंने पूछा, वह जमींदार कौन था और उसके वंशज अब कहाँ हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली। वह जमींदार था कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह। उसके वंशज अब भी इसी इलाके में रहते हैं। उनका नाम है विजय सिंह और वे अब शहर में एक बड़े व्यापारी हैं। मैंने हैरानी से पंडित जी को देखा। विजय सिंह, वे मेरे स्कूल के एक छात्र के पिता थे। वे अक्सर स्कूल के कार्यक्रमों में आते थे और बड़े दानी के रूप में जाने जाते थे। और मुझे उनसे क्या करना होगा? मैंने पूछा। तुम्हें उन्हें कमला की कहानी बतानी होगी और उनसे कहना होगा कि वे कमला की आत्मा की शांति के लिए दान करें, पंडित जी ने कहा। मैं सोच में पड़ गया। यह आसान नहीं होगा। विजय सिंह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मैं उनके सामने जाकर यह सब कैसे कह सकता था। लेकिन मुझे कमला का वादा याद आया और मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगले दिन मैं विजय सिंह से मिलने उनके ऑफिस गया। वे एक बड़ी कंपनी के मालिक थे और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। मुझे देखकर वे खुश हुए। अरे राम प्रसाद जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उन्होंने मुझे अपने केबिन में बैठने का निमंत्रण दिया। विजय जी, मैंने शुरुआत की, मुझे आपसे एक पुरानी कहानी के बारे में बात करनी है। और फिर मैंने उन्हें कमला की पूरी कहानी सुनाई, उसके साथ हुए अन्याय की, उसकी आत्मा की भटकन की और मेरे साथ हुई घटनाओं की। मैंने उन्हें बताया कि कैसे कमला की आत्मा अभी भी न्याय की प्रतीक्षा में है और कैसे उनके पूर्वज के अपराध का प्रायश्चित करना जरूरी है। जब मैं कहानी सुना चूका तो विजय सिंह लंबे समय तक चुप रहे। उनके चेहरे पर विचित्र भाव थे, हैरानी, अविश्वास और शायद थोड़ा डर भी। राम प्रसाद जी, उन्होंने अंत में कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं, इसलिए आपकी बात सुनी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह सब मेरे लिए कितना अजीब है। आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज ने 100 साल पहले किसी महिला की हत्या की थी और अब उसकी आत्मा न्याय चाहती है। मैं उनकी बात समझ सकता था। अगर कोई मुझे ऐसी कहानी सुनाता तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूं कि यह विश्वास करना मुश्किल है, मैंने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह सच है और मैंने कमला से वादा किया है कि मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। विजय सिंह ने एक लंबी सांस ली। आप क्या चाहते हैं मुझसे? कमला की आत्मा की शांति के लिए आपको कमला तालाब के पास एक मंदिर बनवाना होगा, मैंने कहा, और गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। विजय सिंह ने मुझे अजीब नजरों से देखा। आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? यह सब करने में लाखों रुपए खर्च होंगे। मैं जानता हूं, मैंने कहा, लेकिन यह कमला के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित होगा और आपके परिवार पर से यह कलंक भी धुल जाएगा। विजय सिंह कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं आपको कल तक अपना जवाब दूंगा। मैं वहां से निकल आया, यह सोचते हुए कि क्या विजय सिंह मेरी बात मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कमला की आत्मा क्या करेगी? तीसरे दिन, जब कमला ने मुझे दिए गए समय का आखिरी दिन था, विजय सिंह मेरे घर आए। उनके साथ उनका बेटा अमित भी था, जो मेरे स्कूल का छात्र था। राम प्रसाद जी, विजय सिंह ने कहा, मैंने आपकी बात पर बहुत सोचा है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि यह सब कल्पना है, लेकिन फिर मुझे अपने दादाजी की एक बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया कि उनके दादाजी अक्सर कहते थे कि उनके परिवार पर एक श्राप है और इस श्राप के कारण उनके परिवार के कई सदस्यों की असामयिक मृत्यु हुई थी।
उनके पिता की भी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं जानता कि आपने जो कहा वह सच है या नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन अगर इससे मेरे परिवार का भला होता है तो मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। मैंने राहत की सांस ली। धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने मुझे बताया कि वे कमला तालाब के पास एक सुंदर मंदिर बनवाएंगे और गांव में एक नया स्कूल भी। इसके अलावा वे हर साल कमला की याद में एक भंडारे का आयोजन भी करेंगे जिसमें गरीबों को भोजन करवाया जाएगा। मैं बहुत खुश था। मैंने कमला से किया हुआ वादा निभा दिया था। अब बस इंतजार था कि कमला की आत्मा शांत हो जाए। उस रात हम फिर से कमला तालाब पर गए। मैं, सरिता, पंडित जी और इस बार विजय सिंह भी हमारे साथ थे। पंडित जी ने फिर से पूजा की और कमला की आत्मा को शांति का संदेश दिया। जैसे पहले की तरह तालाब का पानी हिलने लगा और कमला की आकृति उभर कर सामने आई। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था, एक सुंदर युवा महिला का चेहरा जो शांति से मुस्कुरा रही थी। तुमने अपना वादा निभाया, वह बोली। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विजय सिंह ने आगे बढ़कर कमला से क्षमा मांगी और वादा किया कि वे उनकी याद में मंदिर और स्कूल बनवाएंगे। कमला ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे तालाब में विलीन हो गई। उस रात के बाद मुझे फिर कभी वह डरावना सपना नहीं आया और न ही मैंने कभी उस रोने की आवाज सुनी। कमला की आत्मा को शांति मिल गई थी। आज 20 साल बाद कमला तालाब के पास एक सुंदर मंदिर है जिसे कमला माता मंदिर कहा जाता है। तालाब के पानी को साफ कर दिया गया है और अब वह स्वच्छ और सुंदर है। गांव में एक आधुनिक स्कूल भी है जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। विजय सिंह ने अपना वादा निभाया और हर साल कमला की याद में भंडारा करवाते हैं। उनके परिवार पर से श्राप भी उतर गया है और वे अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और जब भी युवा पीढ़ी मुझसे कमला तालाब के बारे में पूछती है तो मैं उन्हें यह कहानी सुनाता हूं। मुझे नहीं पता कि वे मेरी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो मैंने देखा और अनुभव किया वह सच था। इस कहानी से मुझे एक सबक मिला है। हमारे पूर्वजों की मान्यताओं और परंपराओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हो सकता है कि आधुनिक विज्ञान उन्हें समझने में असमर्थ हो, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई सत्य जरूर छिपा होता है। और हाँ, अगर आप कभी वाराणसी आएं तो कमला तालाब जरूर देखने जाइएगा। अब वह डरावना नहीं है बल्कि एक शांत और सुंदर स्थान है। लेकिन हाँ, रात के समय वहां जाने से बचना ही अच्छा है, क्योंकि कौन जानता है, शायद कमला अभी भी वहां घूमती हो। दोस्तों, आज मैंने आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना के बारे में बताया। यह एक ऐसी कहानी है जो मुझे कभी नहीं भूलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी भयावह और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया द हॉरर डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। अगली वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाऊंगा जो इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी है काल कोठरी का राज, जिसमें एक ऐसे पुराने हवेली के रहस्य की बात होगी जहां कई लोग गए लेकिन वापस कोई नहीं आया। यह जानने के लिए कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।